अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान चार रोज़ा दौरा चीन पर मौजूद हैं। सरमाई जो ओलंपिक्स है उनकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी की है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है उसके हवाले से बहुत सारी बातें, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ने जो फरमाया है कि चीन से मदद तलब करने के लिए जा रहे हैं, खुशी इस बात की यकीनन हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ने, जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने, उन सब ने इस चीज़ पर शादियाने भी बजाए हैं, खुशी का भी इजहार किया है कि IMF से जो हमारी $1 अरब की जो किस्त है वो हमें मिल गई है, वो जारी हो जाएगी। यकीनी तौर के ऊपर कहा यही जा रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, जो हमारी जो पाकिस्तानी रुपया उसके अंदर इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अब जो रुख है चीन की तरफ, जो मदद तलब करने के लिए जाया गया है या वहां दौरे पर हैं, वजीर खजाना साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें। वजीर खजाना साहब कहते हैं कि चीन का ये दौरा जो है पॉलिटिकली तो अहम है ही, लेकिन इकोनॉमिकली या माशी तौर के ऊपर उससे ज्यादा अहम है। चीन को यह कहने के लिए जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में जब नहीं थे, इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है अपोजिशन में थी, तो कर्ज मांगने के हवाले से, हाथ फैलाने के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब IMF की तरफ जाने के हवाले से किन ख्यालात का इजहार करते थे। माजी की हुकूमतें जब कर्ज मांगा करती थी, जब मदद मांगा करती थी, जब IMF के पास जाते थे, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो माजी में क्या कहते थे, जरा थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। आप मुझे यह बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, कभी उसका प्राइम मिनिस्टर ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे। जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। हमने एक अजीम कौम बनना है। अजीम कौम बनती है कुर्बानियां देके। वो बेकारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। ये कुछ माजी के झरोकों में झांकने की कोशिश की, कुछ दिखाने की कोशिश की। मकसद इसका कुछ ये नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अपनी हुकूमत जो है 3 वर्षों के अंदर IMF प्रोग्राम में भी गई। आज मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनसे मदद भी तलब की गई, कर्ज भी लिया गया, सऊदी अरब भी गए, उनके सामने हाथ भी फैलाया, चीन से भी मदद तलब की गई है। तो माजी की हुकूमतें जब ये सब कुछ करती थी उस पर तनकीद थी। आज ये तमाम चीजें जब खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो कुछ तो उनको याद आता होगा। इसी पर जरा आज बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ जहां मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो भारत का जारहाना रवैया है वो इलाकाई अमन के लिए खतरा है, जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी की लहर है, एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, गवादर बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है CPEC के हवाले से, वहीं पे दहशत गर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो है वो पंजगोर में, नोशकी में और इसके अलावा जो दहशत गर्दों के हमले हुए, हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि ये चैलेंजेस क्या हैं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से दहशत गर्दी की जो लहर है किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को मुतासर कर सकती है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक मंसूबा है। इस पर आज बात करने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रुकन, बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद होंगे। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। जरा सा कुछ मैंने जो चीजें दिखाई हैं ये तो बड़ा नैरेटिव था, एक वाजे
पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ना हाथ फैलाया जाएगा, ना भीख मांगा जाएगी, ना कशकोल जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि माजी की हुकूमतें जो सब कुछ ये कर रही थी, जिस पर तनकीद होती थी, आज वही सब कुछ हो रहा है। हम सऊदी अरब के आगे भी हाथ फैलाते हैं, चीन से भी मदद तलब करते हैं, हम IMF के पास भी जाते हैं और उससे मिलने वाला जो कर्ज हमें है उसके ऊपर हम खुशी के शादियाने भी बजाते हैं। क्यों? तो ये कि जो कुछ आपने PM साहब का दिखाए, 3-4 क्लिप दिखाए, चारों इसमें सरे मुंह 1% भी आज भी कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, PM की यही राय है। PM को जब मैंने सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल देखा, चूंकि हम 3 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो ये है कि किसी बंदे ने बात की जी फलां जगह गए थे तो बड़ी, उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो रहने दो। उन्होंने कहा क्या बात सर, क्या छोड़े? कहते मेरे लिए सबसे तकलीफ से लम्हा वो होता है जब मैं किसी के सामने, अच्छा, और ये कोई कंफर्ट फैक्टर नहीं है, कोई दौरा नहीं है कि जहाँ जाके मैं पैसे मांगने पड़े, लेकिन अपने मुल्क के लिए। तो बेसिक बात है कि देखें आज की दुनिया में कहीं भी ये जो मुल्क है, इस मुल्क ने सावरन गारंटी दी हुई है, 1947 से देता आ रहा है, आज हम भी सावरन गारंटी दे रहे हैं। सावरन गारंटी को कोई बंदा डिफॉल्ट नहीं कर सकता, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि ये पैसे गलत थे, किसी और ने लिए थे, मैंने लिए नहीं है, मैं दूंगा नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसने देने देने हैं। और डिफॉल्ट करके आप मुल्क नहीं चला सकते। हमारे लिए देखें, जिस दिन हम आए थे 1.7 मंथ की महीने की टोटल इंपोर्ट के पैसे थे। 3 महीने से कम अगर इंपोर्ट के पैसे मुल्क में पड़े हों तो आपका मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट होता है। अच्छा, हमें टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क मिला था, ये टेक्निकल डिफॉल्ट। मैं चौथी बार बोल रहा हूँ। आज की आप एग्जेक्टिव समरी पढ़ें, IMF की एग्जेक्टिव बोर्ड की समरी आज की पढ़ें। उन्होंने लिखा है कि ये मुल्क जो है टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क था। 1.7 महीने के इसके पास टोटल रिजर्व थे। आज के दिन में 3.2 मंथ के आपकी इंपोर्ट के रिजर्व आपके पास मौजूद हैं। सो बेसिकली आपको आते ही चाइना से पैसे मांगने पड़े, आपको सऊदी अरब से पैसे मांगने पड़े, दुबई से मांगने पड़े, मलेशिया से मांगने पड़े। और ये किसी भी बंदे के लिए जिसका कोई कसूर ना हो, जिसने करप्शन ना की हो, जिसने कुछ लिया ना हो, दिया ना हो, उसके लिए चोरों के मनी लॉन्डर के लिए वे पैसे वापस करना आसान नहीं है। या आप कह लें कि पुरानों की नलायकी, एक इंपोर्ट कंट्री बना देना, उसको देना ये करना आसान नहीं है। आपके लिए वे कर्जे, आपका मांगा हुआ कर्ज, आपका फैलाया हुआ हाथ जो है वो माजी के हुक्मरानों का शाखसाना, माजी के जो हुक्मरान थे, जो आपसे पहले की हुकूमत थी, अगर वो मांग रही थी तो यकीनन वो उसकी जिम्मेदारी फिर उससे पिछलों पे डालेगी। तो ये तो एक कैरी फॉरवर्ड सिलसिला चल रहा है ना। खान साहब उस वक्त ये कहते थे हाथ नहीं फैलाऊंगा, बड़ी शर्म की बात है, क्या कायदे आजम कर्ज मांगा करते थे, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने से गुरेज करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा, और बड़ी शर्म की बात है ये। तो ये सारी चीजें कुर्बानी क्यों नहीं दी गई? सह लेते, हुकूमत भी कुर्बानी देती, अवाम तो कुर्बानी दे रही है। नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी कुर्बानी देने से अगर ये इसे अवॉइड कर सकते हम तो जरूर करते। कुर्बानी से आपने पैसे देने हैं, अगले महीने आपने पैसे देने हैं, आपका लेके सुन लेना, रईस एक मिनट, आप एक मुश्किल सवाल करके दरम्यान में टोके ना मुझे। अच्छा, आपकी $500 मिलियन, यू कैन से $18 अरब आपका साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसका मतलब $1.5 अरब आपका मंथली, $1.5 अरब आपका मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट है। और आपके पास टोटल जो 1.7 मंथ की इंपोर्ट है, आप कुछ भी कर लें, आप खुदकुशी करें, आप ना डिफॉल्ट करें, जो भी है, आपके पास कोई और चारा ही नहीं है कि आपने मांग के देने हैं। तो दूसरी बात यह है कि देखें, यहाँ पाकिस्तान में जो कर्जा बढ़ा, पहला कर्जा $375 मिलियन का जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिया, पहला बड़ा कर्जा। उससे पहले यहाँ सिर्फ 25 मिलियन डॉलर का कर्जा अयूब खान के दौर में स्टैंड बाई अरेंजमेंट किया गया, लिया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद कोई ऑलमोस्ट या खान के दौर में मैं यही तो कह रहा हूं कि सिलसिला चलता रहा ना। मैं तो बात कर रहा हूं कि आप, मैं कह रहा हूं, मैं सुन लेना प्लीज, मैं कह रहा हूं नहीं, एक मिनट रईस, देखें, अगर मेरे वालिद साहब ने लिया हो, यानी भुट्टो साहब बेनजीर साहबा के वालिद साहब थे, ठीक है, फिर जरदारी नवाज शरीफ साहब ने 3 हुकूमतें की, उन्होंने लिया भी और उनके बार लिया, ठीक है।
भुट्टो साहब ने, बेनजीर साहबा ने, जरदारी साहब ने, तीनों ने लिया। अगर भुट्टो साहब का कर्जा बेनजीर को देना पड़े और बात है, चीमा साहब, नवाज शरीफ का कर्जा दूसरी टर्म में नवाज ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 71 साल 70 साल से ज्यादा का जो टोटल जो कर्जा है ना, उससे करीब करीब तरीन आपने ले चुके हैं इन 3 वर्षों के अंदर। मैं जरा अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आता हूं। जो बात जो आर्ग्यूमेंट रईस आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। हमने जितना कर्जा लिया है उससे, हाँ नहीं, सुन लेना बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं, मैं फिगर से बात कर रहा हूं, हमने लिया, हम 12 अरब डॉलर वापस कर रहे हैं। मैं फिगर से बात कर रहा हूं ना सर, मैं फिगर की बात कर रहा हूं, मैं फिगर की बात कर रहा हूं। हमने 3 सालों में 27 अरब डॉलर लिया है, हमने 3 सालों में 27 अरब डॉलर लिया है। हमने इस साल 12.2 अरब डॉलर वापस किया है, हमने पिछले साल 9 अरब डॉलर वापस किया है। हाँ। सो बेसिकली हमारे पास तो सर पहले वाले भी करते रहते हैं। मैं अली गौर बलोच साहब की तरफ आता हूं, ठीक है, मैं सर इसके बाद मैं आता हूं सर, मैं आता हूं सर। सर देखिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं अली गौर बलोच साहब की जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, जरा आपने कह दिया ना, मैं जरा उनकी तरफ आता हूं, दोबारा आपकी तरफ फिर आऊंगा। अली गौर बलोच साहब, आपने टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क इनके हवाले किया। 1.7 महीने की जो इंपोर्ट का था वो पैसे थे, टेक्निकल डिफॉल्ट था। आपने इस हालत में मुल्क को छोड़ा, ये मजबूर थे जिसकी वजह से इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने हाथ फैलाए। आपकी क्या मजबूरी थी? मैं भी तवक्को करूंगा कि जिस तरह से मैंने खामोशी के साथ सारे झूठ सुने हैं, तो ये मेरा सच भी थोड़ी देर सब्र के साथ सुन लेंगे। वैसे हौसला चीमा साहब में काम कम है, शरीफ आदमी है, लेकिन मेरी बातें जरा गौर से सुने। देखिए, मैं एक अवामी बंदा हूं, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम के वोट से इलेक्ट होकर आया हूं, मैं सिलेक्ट होकर नहीं आया। तो लिहाजा मैं आसान जुबान और आसान अल्फाज का चुनाव चुनता हूं। मैं उस गोरख धंधे में नहीं पड़ता जिसके चीमा साहब बैठकर मिसालें दे रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, अगर नवाज शरीफ साहब ने कर्जे लिए थे तो 2013 से लेकर 2017 तक जो मुस्लिम लीग नून का वक्त था, उसमें पाकिस्तान ने तरक्की की। पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी का वक्त था, पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। आपको पता है उस वक्त भी खाद महंगी हुआ करती थी, उस वक्त भी मुल्क में महंगाई थी। लेकिन ये क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है कि अगर उन्होंने कर्जे लिए तो वो कर्जे मनोअन मुल्क के ऊपर लगे। पाकिस्तान में सी पैक जैसे प्रोजेक्ट आए, पाकिस्तान में मोटरवेज बने, पाकिस्तान में उन पैसों के जरिए ज़रबे अदब और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, पाकिस्तान की रोशनियां बहाल हुई, पाकिस्तान ने तरक्की की। और जो गुर्बत की रेशो थी वो महंगाई की रेशो थी वो 4% तक आई, 4% तक, आज डबल डिजिट में है। लेकिन ये चीमा साहब तो कह रहे हैं कि आपने टेक्निकली डिफॉल्ट मुल्क इनके हवाले किया था और आप तरक्की की दास्तानें सुना रहे हैं। झूठ बोलते हैं। जो मुल्क डिफॉल्ट हो वहां पर चीनी 40 रुपए किलो नहीं मिलती। जो मुल्क डिफॉल्ट हो उसमें जो है आटा आवाम को सस्ता नहीं मिलता। जो मुल्क डिफॉल्ट हो उसमें डॉलर जो है वो 100 रुपए 100 से नीचे नहीं हुआ करता। यही तो उसमें सी पैक जैसे प्रोजेक्ट नहीं आया करते। उसमें जो महंगाई की रेशो है वो 4% तक नहीं रहती। उसमें अद्वियात के रेट जो है फिर वो कंट्रोल में नहीं रहते। अब ये डिफॉल्ट में लेकर गए और उसकी वाहिद वजह इमरान नियाजी एंड कंपनी की करप्शन है। ये करप्शन का सरगुना है। आपने देखा कि वो लोगों से चुराया हुआ पैसा, ये कहता है मानता नहीं, ये तो पैदाइशी तो आप सबूत ले आए। मतलब है कि लोगों से गौर बलोच साहब सबूत लाए ना, पैसा गौर बलोच साहब सबूत लाए ना। अगर उन्होंने करप्शन किए तो आप सबूत लाए ना। मैं सबूत की तरफ ही आ रहा हूं, मैं सबूत की तरफ आ रहा हूं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि लोगों से शौकत खानम के नाम पर कैंसर के इलाज और ज़कात के नाम पर पैसा मांगकर अपने अकाउंट्स में और अपने चाय पीने वालों के अकाउंट्स में और सफाई करने वालों के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग केस क्या है? उसमें जो अकाउंट्स पकड़े गए वो यही अकाउंट्स है ना। तो फॉरेन फंडिंग तो आप पे भी चल रहा है, से पैसा लिया, फॉरेन फंडिंग तो आप पे भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग तो आप पे भी चल रहा है ना। वो उस रेफरेंस को हम फेस करेंगे, जब हमारी चीजें आएंगी हम जवाब देंगे। फिर वो पैसा कहां से निकला है? वो इमरान नियाजी की बहन की जेबों से निकला है वो पैसा, चोरी का पैसा जो वो इसने चोरी किया और उसका इसने चूंकि ये कठपुतली हुकूमत है, ये एक खास हल्के की सपोर्ट की वजह से आई है। यही वजह है कि मेरे भाई चीमा साहब जब इलेक्शन में लाहौर गए
तो टेक्निकली ग्राउंड पर अपने आप को नॉकआउट करवा के वहां से भाग निकले, चूंकि पता था मैं आवाम को फेस नहीं कर अच्छा सकता। चले, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ आ जाता हूं। जरा आपने बात कर दी, आपका पॉइंट है, ब्रिगेडियर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, देन नेक्स्ट राउंड में दोबारा आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताइएगा कि पहले जिस चीज को इमरान खान साहब बिल्कुल नापसंदीदा करार देते थे, हुकूमत में आ जाने के बाद क्या वाकई उनकी मजबूरी रही? क्योंकि जहां अब दौरा होता है, शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम मांगने गए हैं चीन से, तो ये कब तक कर्ज चला लो और मुल्क चलाओ पॉलिसी पर जो है वो ये चलता रहेगा मुल्क? देखें, इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब इलेक्शन से इमरान खान बात कर रहे थे उस वक्त बिल्कुल उनकी गलती है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि उनको चाहिए था कि जो इनके एक्सपर्ट इकोनॉमी के थे वो बताते कि मुल्क के हालात क्या हैं और आपको अल्टीमेटली इतना कर्जा लेना पड़ेगा मुल्क चलाने के लिए, और मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है और फिर जो भी जितना कर्जा है वो आपने सूद के साथ वापस भी करना है। तो वो मेरे ख्याल में ही, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, इन्होंने पहले हुकूमत नहीं चलाई थी, इनको आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने इमरान खान साहब को गलत गाइड किया? उस वक्त ये गाइड करना चाहिए था कि ये आप ये स्टेटमेंट ना दें कर दे कि हम IMF में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में नहीं जाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, हम इसके लिए सब ये हो जाएगा वो, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जरूर कहते हैं कि हम जो भी है कर्जा भी है वो हम उतारेंगे और मुल्क को कर्जे की मुश्किल से निकालेंगे, ऐसी बात करनी चाहिए। एक तो ये बात है। सेकंड है कि अब उसके बाद ये देखना ये है कि अब इस वक्त जो हालात हैं, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू PTI गवर्नमेंट कि उन्होंने वाकई बहुत कर्जा उतारा है। लेकिन जमशेद चीमा, मैं बड़ा खुश हूँ कम से कम कोई सिविलियन इनका जो लीडर है वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करके और आके बताते हैं कि जी ये हालात है और अब ये कंडीशन है। मेरी ताद के मुताबिक जो इन्होंने 3.5 साल में कर्जा लिए तकरीबन $40 बिलियन लिए, लेकिन उसमें से $29 बिलियन इन्होंने कर्ज और उधार और सूद अदा किया। ये बल्कि चीमा साहब ज्यादा बता सकेंगे। $5-6 बिलियन इन्होंने मजबूरन इनको अपने रिजर्व में रखना पड़ा है ताकि इनकी जो डिफॉल्ट होने का था वो पूरा हो। $4-5 बिलियन कवर्ड में भी, और उसके बाद जो पुराने हालात थे, प्रॉब्लम अभी जो चल रहे हैं उसमें इन्होंने यूज किया है, डैम्स पे खर्च कर रहे हैं, वो दे शुड बी एबल टू टेल इट। सो ये इनकी प्रोजेक्शन स्ट्रांग नहीं है, लोगों से कम्युनिकेशन गैप इनका है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। अब रहा जो कि वहां पर जा रहे हैं वाकई प्रॉब्लम्स हैं अभी, क्योंकि इन्होंने $6 बिलियन तो लेने हैं, IMF वर्ल्ड बैंक से लेना है, फिर इन्होंने काफी कर्जा उतारना भी इन्होंने है, लेकिन हर दफा जाके अपने फ्रेंड्स को एम्बैरस करने के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। सर यही तो सिचुएशन पहले वालों को भी सामना करना पड़ता था ना। बात तो ये कि पहले वाले भी शौक से तो कोई नहीं जाता था। देखें, पहले ये होता था कि ये दबा के कर्जा लेते थे, उसमें से खुद भी करते थे, रोड बनाई। अब तो सर पहले से ज्यादा कर्ज है। नहीं, कर्जा वो तो उतार दिया ना हमने, चाहे $29-30 बिलियन उतारा भी है, ये भी बड़ी क्रेडिट की बात है ना कि उतारा भी है। लेकिन साथ ही साथ जो अभी और क्राइसिस आए हुए हैं वो ज़ाहिर है कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब हैं, इधर चाइना की तरफ आप जा रहे हैं, चाइना भी नाराज है, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना भी थोड़ा नाराज है। अच्छा, चीन नाराज है? आप कह रहे चीन नाराज है हमसे? फील के, और वो अभी क्योंकि सीपैक की वो स्पीड नहीं जो होनी चाहिए थी, और सबसे बड़ा जो उनका इतराज है वो ये है कि जो बॉटल नेक्स है, जब इतना इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो व्हाई डोंट यू हैव अ वन विंडो ऑपरेशन, इसके लिए कभी पैमरा रोल, कभी सोन। ठीक हो गया, चले सर आपने ये बात कह दी है, इसी चीज के ऊपर हम आगे चलेंगे कि इस वक्त जो है हमारे जो दोस्त है वो भी इस वक्त जो है वो हमसे नाराज हैं, और चीन की आपने एग्जांपल दी है। ये तमाम चीजें फिर हमारे इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक के थ्रू है, और फिर आपकी जो दोस्ती है वो किस तरीके से चलेगी, बार बार अगर हम उनको शर्मिंदा करते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद इस पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात सुनी अली गौहर बलोच साहब की भी, उन्होंने तो डिनाई किया जो बात आपकी थी, ठीक है, उनका आपका अपना पॉइंट है, उनको डिनाई करना ना करना वो उनका राइट है। मुझे ये बताइएगा कि आखिर कब तक हम इसी तरीके से, जब अगर आपकी मजबूरी है कर्ज लेना, अगर मजबूरी हो, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि हमारे वो दोस्त मुल्क, हम उनको बार बार एम्बैरस कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं उनके पास इस तरीके से जा जाके, और वो ताल्लुकात भी उस तरीके से अब नहीं है चीन और पाकिस्तान के दरमियान। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत मुकम्मल हो जाने के बाद क्या वाकई हमें कर्ज से जान छूट जाएगी, अगली जो भी हुकूमत आएगी उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अगर अभी जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि रईस देखें, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या होगी, वहाँ होगा क्या, और उसके बुला लिया आपने अली गौहर बलोच को बुला लिया। भाई अली गौहर बलोच को पट्ठा नहीं पढ़ना, चार गण लवे को डंगर गण ले उन्होंने पट्ठे। सर लेकिन मैंने तो आपको भी बुलाया ना सर, मैं टोटल इकोनॉमी पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। अच्छा, अच्छा, आज मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखें मेरी बात सुने, ये आपकी बिजनेस रिकॉर्डर है, ये बिजनेस रिकॉर्डर है। बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है कि उस दिन, आज के बिजनेस रिकॉर्डर में, और ये IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिपोर्ट है कि जिस दिन 2018 में हुकूमत गई थी 1.7 मंथ की टोटल इंपोर्ट के पैसे थे। अब यहाँ बैठा हुआ एक बंदा मुझे कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं उसे यही कहूंगा ना कि जाके डंगरान पट्ठे पा भाई, क्या मतलब क्या है? आपको फिगर की बात करें। आप कह रहे हैं कि जी मैं आप कह लें कि मैं फिगरों की बात नहीं करूंगा, मैं वैसे फलानी बात करूंगा, फलानी करूंगा, तो फिर जाके गांव में करें। यहाँ आपको लोग सुनने आए हैं कि आपको दलील से बात करें। यहाँ लोग, आप इसलिए इतने लोग आए कि जनाब आप किसी को झूठा कह दें। अच्छा चले, आप बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब चीन क्यों गए फिर? अच्छा, अगर सब कुछ अच्छा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब चीन किस लिए गए? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखें, आज उन्होंने वहां की टॉप 15 सेगमेंट और उनकी हाईएस्ट जो बिगेस्ट कंपनीज है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात हुई, जिसमें आप कह लें वाटर कंजर्वेशन है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें रोड, आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें इंश्योरेंस है, जिसमें केमिकल्स हैं, जिसमें ज़राअत है, जिसमें आप कह लें कि डेयरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें IT है, जिसमें यू कैन से ये ट्रांसपोर्ट है। आप वहाँ पे आप एक दुनिया है पूरी। मेरे चाइना के 12 मेन शहरों में बिजनेस है मेरा, ठीक है। मैं उनके बोर्ड जो हुबे प्रोविंस है, वुहान का थिंक टैंक का मेंबर रहा हूं 2008 से लेके 11 तक। उनका थिंक टैंक जो था वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैं उसका मेंबर रहा हूं। मुझे चाइना की तरफ से बिल गेट्स फाउंडेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान में अपना फूड सिक्योरिटी में। देखें, हम चाइना में जानते हैं कि वहां है क्या। यहाँ आप जहां पे एक अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उसकी बात करने की बजाय आप IMF की बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब की आप इस बात को भी डिनाई करेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने कहा चीन हमसे अब नाराज है, उस तरीके से हमसे उतना खुश नहीं है, हम बार बार उसको एम्बैरेस करते हैं। मुझे सुन लेना, मुझे बात करने प्लीज। मुझे ब्रिगेडियर साहब अपना फौजी में नुक्ता नजर, मुझे अपनी बात करने दे प्लीज। देखें, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं किसी को एम्बैरेस ना करूं। मैंने कर्जा अगर उतारना है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखें, मुझे बात करने दे। मैं कह रहा हूं कि आज वहां पे एक अपॉर्चुनिटीज का जहान है जिस पे बात हो रही है। मैं समझता हूं कि उस पर बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या सक्सेस मिल रही है, क्या सक्सेस मिलेगी, हम तो को क्या करते हैं, या जो CPEC अगर स्लो है तो उसमें तेज कैसे होगा, या उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, बजाय इसके। और आपने बात की IMF की। IMF का कर्जा सिर्फ 8% है। पाकिस्तान के 127 अरब डॉलर के कर्जे में IMF का कर्जा सिर्फ 8% है। आपके पास 92% कर्जे दूसरे हैं, आपके पास 48% कर्जा। सुन लेना, IMF की बात क्यों होती है? जिसका कर्जा ही नहीं है आपके पास, उसकी बात क्यों होती है? उसकी बात इसलिए होती है, IMF आपकी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने की बात करता है, वरना आपके पास कर्जा कौन सा है? आपके पास पेरिस क्लब का कर्जा है, आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा है, आपके पास वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, आपके पास इस्लामिक डेवलपमेंट का कर्जा है। ये कर्जे हैं आपके पास, यू कैन से तकरीबन 60% कर्ज। IMF जब तक आपको क्लियर नहीं करता, उस वक्त तक आप किसी डोनर से पैसे नहीं ले सकते। ठीक हो गया, पहले आपको IMF क्लियर करता है, फिर आप कर्ज ले सकते हैं। राइट हो गया। आप कह रहे हैं कि IMF क्लियर करेगा तब आप कर्ज ले सकते हैं। अली गौहर बलोच साहब जो बातें इस वक्त कर रहे हैं, चीमा साहब, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि जी हर पाकिस्तानी पर जो कर्ज है वो 58,000 से बढ़कर 1,79,000 का हो गया। आप लोग तो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्या ये महज सियासत है? देखिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर तो हो रहा होगा, या फिर हर चीज आपने जो है वो सियासत और अपोजिशन ही करनी है इस चीज के ऊपर? नहीं, बात ऑपोजिशन करने की नहीं है। गुजारिश ये है कि अरे एक मिनट, 2 फिक्रे में बोल के फिर एक मिनट अली गौहर, मुझे 2 फिक्रे बोले प्लीज, मैं 2 फिक्रे बोले। देखें, हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे बेइज्जती किसी के ना करने आते हैं ना करवाने आते हैं। मैं अली गौहर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की हरकत ना करें। हाँ, हम एक दूसरे की इज्जत करके बात करें और दलील पे बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक है, दलील पे बात है सर। सब तरीके से अगर प्रोग्राम करना करें, वरना हाँ नहीं करते। अच्छा जी, अली गौहर बलोच साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने तो अपनी बात की है, और चीमा साहब की पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन है
या इनको क्या डर है? असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान को जो कर्जे नून लीग के वक्त में लिए गए थे वो पाकिस्तान के ऊपर लिए लगे। आज इस वक्त सूरत ये है कि इधर चोरों का टोला बैठा हुआ है, उधर से कर्जे लिए जा रहे हैं, उधर से अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं। अली गौर बलोच साहब वापस भी कर रहे हैं यार वापस भी कर रहे हैं, सुने ना, वापस भी कर रहे हैं वो। मैं मेरी गुजारिश सुने ना, तो वापस साबका हुकूमतों ने भी किए। जब हमने बिजली के कारखाने लगाए, जब हमने सी पैक का प्रोजेक्ट किया, जब हमने मतलब है कि वो मुल्क ने तरक्की की जिस वक्त, तो क्या उस वक्त कर्जे वापस नहीं हुए थे? कर्जे वापस भी हुए और मुल्क के ऊपर भी लगे। आज ये फर्क है कि कर्जे लिए जा रहे हैं और उनको खाया जा रहा है। जो हुकूमत कोरोना का फंड नहीं छोड़ती, वापस भी तो कर रहे होंगे ना, उससे आप क्या तो करते हैं? आप मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ना, आप बात तो सुने ना आप हौसले के साथ। पहली बात तो ये है कि चीमा साहब ने जाती तौर पर मुझे क्रिटिसाइज किया। गुजारिश ये है कि चीमा साहब खुद जो है जेली अद्वियात का काम करते हैं, खुद चोर है और इनके ऊपर पर्चे हैं। इनको एक शेल्टर चाहिए। कैसी बात आप कर रहे हैं यार? ये बहुत लायक है इनका करेक्टर यार तेरे नहीं अली गौर बलोच साहब ये बात तेरे घर चौधरी आवड़ा तो एडा बेगैरत आदमी तेरे घर चौधरी आवड़िया ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਗਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਆਵੜਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੌਧਰੀ ਤਲਾਲ ਆਵੜਾ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ यार ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੌਧਰੀ ਤਲਾਲ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। यार अली गौर बलोच साहब चीमा साहब इतना बेगैरत आदमी तेरे घर चौधरी तलाल आ गया तू रोक नहीं सकिया। इतना सर प्लीज नेशनल टीवी पे बैठे हैं सर, चौधरी तलाल आके सर अल्लाह का वास्ता सर ना करे, किया तुमने भाग गए फरार सर, हो गए। अल्लाह का वास्ता है, आज सर, तक बगैरतों प्लीज। से फिर रहे हो, आज चीमा तक साहब। बगैरतों की तरह फिर रहे हो। चौधरी तलाल तेरे घर आया, चीमा साहब बलोच साहब प्लीज जाति हाथ पे हमले ना करो सर, प्लीज सर हाथ जोड़ता हूँ सर आपके आगे, प्लीज सर क्या कर रहे हैं यार? बेगैरत आदमी नहीं प्रोड्यूसर साहब जरा आवाज बंद करें आदमी सर मैंने ब्रेक लूंगा सर, प्लीज नेशनल टीवी पे बैठे सर हौसले के साथ, प्लीज एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलोच साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, दोनों आप मेरे मोहतरम बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छी प्यारे दोस्त दोनों। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि पर्सनल हम ना करें, नेशनल टीवी है सर, लोग देख रहे हैं हमें, और इस चीज़ के ऊपर ये तासुर ना जाए। हम इख्तलाफ रखें, ज़रूर बात करें इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो बात ना करें जो पर्सनल जो है ना वो अफेक्ट या पर्सनल अटैक्स हो। तो मैं इस सिलसिले में अपने नाज़रीन से भी माजरत करता हूं मैं इस चीज़ के ऊपर, और दोनों से मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, बिल्कुल सर मैं सर आता हूं सर, आपके थोड़ा ठंडा पानी पिए सर जरा, एक मिनट में बात कर सर ठंडा पानी पिए। मैं हारिस नवाज साहब के पास आता हूं, मैं सर हारिस नवाज साहब के पास सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर, हाथ जोड़ के सर, प्लीज नेशनल टीवी है सर, इसके ऊपर प्लीज हम बात करें, इख्तलाफ करें, लेकिन लोगों तक ये तासुर ना जाए सर कि हम आपस में ये चीजें करें। प्लीज सर हारिस नवाज साहब मुझे जरा ये बता दीजिएगा, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी अगर हम ये गवर्नमेंट इसी तरीके से हम जा रहे हैं, आपने कहा जी चाइना से हमारे ताल्लुकात उस तरीके से अब नहीं है, एम्बैरेस करते हैं, क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, अगर कर्ज भी ले रही है, तो आफ्टर 5 ईयर जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उस वक्त कर्ज नहीं लेंगे, IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी हमारी? देखें, एक बात मुझे यकीन है जो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं कि पीटीआई गवर्नमेंट का जो लोन ले रहे हैं उनका बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोन उतारा भी है विद इंटरेस्ट के साथ। बात यह है कि अब मुझे उम्मीद है, पहले ये होता था कि कर्ज लेते थे, सड़कें बनाई, प्लस सब्सिडी में बहुत पैसा ज़ाया होता था, लोगों को खुश कर दिया और कर्जा बढ़ता गया। फिर उसके बाद आप प्रिंट नोट जो है स्टेट बैंक से इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर की प्रिंटिंग होती थी, जो आप देखेंगे कि अभी इस वक्त एक पैसे भी मेरे ख्याल में पीटीआई गवर्नमेंट ने, चीमा साहब को ज़्यादा पता होगा कि इन्होंने प्रिंटिंग नहीं करवाई है। थर्ड बात यह कि ये टाइम पे लोन भी उतार रहे हैं, लोन अभी इतनी जल्दी नहीं उतर सकता, इसको और एक कम से कम 10 साल लगेंगे। अगले जो हुकूमत आती है, जिसकी भी आती है, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर लीडरशिप सिंसियर हो, करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो हम ये कर दे इंशाल्लाह जरूर उतार सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे जरूरी चीज़ है पीटीआई गवर्नमेंट को, कि जब मुल्क में ये FPR में चोरी हो रहा है पैसा 2 से 3 हज़ार अरब रुपया, चीमा साहब ये सुन रहे हैं, 2 से 3 हज़ार अरब रुपया FBR में, कस्टम इनकम टैक्स में ये चोरी होता है। आप कराची में देख लें कस्टम में कैसे पैसा जा रहा है,
उनके घरों का क्या हाल है। बड़ा कितना बड़ा पैसा अमाउंट कमा है सर, 2 से 3 हजार अरब तो रुपया जो आप कह रहे हैं ये कि कस्टम 15 बिहार बिलियन में चोरी हो रही है। ये 15 बिलियन डॉलर बनता है। हम ये बहुत मसाइल अपने हल कर सकते हैं अगर हम इसको ठीक कर लें। और उसमें सबसे बड़ी जो हर्डल है, मैं एक और बताऊं, ये हमारी जुडिशरी है। और सर हम 1 अरब डॉलर के लिए हम क्या तगोदो कर रहे हैं, यानी आप देखें तो ना ये अपना घर तो सीधा कर लेना। राइट हो गया। घर सीधा करें। मैं सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, चले घर सीधा कर दे, लेकिन एक साथ जहां पे चाइना की बात है, सीपैक की बात है सर, ये दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा से बढ़ रहे, ये एक चैलेंज नहीं है? यानी अमनो अमान हो गया था, ये बढ़ते हुए वाकयात की वजूहात क्या है आखिर? देखिए, ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात हो रही है 1 महीने के अंदर जो हालात हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया को बार बार कह रही है, और जिसकी वजह से लोग, अमेरिकन और ये इंडियन और इस तरह के और ममालिक नहीं चाहते अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान को जिस हाल में वो छोड़ के गए हैं, वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के गए हैं, वो सारा भी इस्तेमाल हो रहा है। और बात यह कि जब उनकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, वो उनकी रेट कायम नहीं है, तो वो कैसे चीज़ों को ख़त्म करेंगे? ना अलकायदा को कर सकते हैं, ना आपके सामने दाइश को कर सकते हैं, ना ये इस्लामिक ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है जो चाइना के खिलाफ, वो कर सकते हैं, ना टीटीपी कर सकते हैं। तो इसके लिए यू नीड अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट। एक तो वो नहीं है, उसके बाद अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्टेबल गवर्नमेंट वहां नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स। उसके बाद ईरान में आप देखेंगे, ईरान की तरफ से भी काफी वहां पर इतनी वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वहां से टेररिज्म हो रहा है। पंजगूर का सारा ईरान की साइड पर है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। इसके लिए एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए, ऑपरेशन तो करेगी, फौज तो हर वक्त तैयार है, शहादतें भी दे रही है। यू नीड टू गो टू बलोचिस्तान। आप कोयटा जाए, पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट, वहां जाके वहां के जितने बड़े लोग हैं जो मुहब्बे वतन है सारे 98 पे, उनसे मुज़ाकरात के इसको सॉल्व करें। लोगों के जो मसाइल हैं, जब पैसा उनके पास होगा, रोजगार होगा, तो वो इनके हाथों में नहीं खेलेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन। राइट। मैं आपकी बसी बात को, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है चीमा साहब। दहशतगर्दी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबका एक ही नैरेटिव है, हम सबका, और हम सब मुत्तहिद भी हैं। जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि बलूचिस्तान जाएं, डायलॉग करें, बातचीत करें, इस मसले का हल निकलना जरूरी है सर। पहली बात तो ये कि ये जो कर्ज वाली बात है, छोटी सी कैलकुलेशन है कि हमने 40 अरब डॉलर लिया, 27 अरब डॉलर वापस किया जी। 6.5 अरब डॉलर हमारे आने से पहले अकाउंट में थे, रिजर्व थे, फॉरेन रिजर्व जो गवर्नमेंट के थे, एसबी पे, स्टेट बैंक के पास। अब है 15 अरब, 9 अरब वहां बढ़ गए। 40 में से 9 हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, बाकी रह गए 31। 27 हमने वापस लिया है, 31 हमने दिया है। टोटल अगर हम सारी बातों के जितने भी तरह के कर्जे हैं, स्कूक बांड, ये वो सारे इकट्ठे करें, तो हम सालाना ले रहे हैं 2.7 अरब डॉलर सालाना जो बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। और इस कोरोना के दौरान पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री कि जिसका डेट टू जीडीपी रेशो कम हुई है, 86% से रिवर्स हुआ है 71%। सर ठीक हो गया, दहशतगर्दी वाले मामले पे आ जाए सर। मैंने ठीक है, आपने पॉइंट, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दे सर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, टाइम शॉर्ट है, आई हैव टू क्लोज सर। दूसरी बात यह है कि देखें, जो अमन है, अमन के बगैर दुनिया में तरक्की का कंसेप्ट ही नहीं है। दुनिया में जहां कन्फ्लिक्ट आया है वहां तरक्की रुकी है, ठीक है। लिहाजा हम जो बार बार बात करते हैं कि भाई आप कह लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान झोली फैला रहे हैं दुनिया के सामने कि अफगानिस्तान का ख्याल करो। अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स के साथ जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई, वो कहते हैं कि तकरीबन 55% लोग, 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे सर्दियों से पहले, ठीक है। अगर उनको मदद ना पहुंची तो तकरीबन 80% के लगभग हो जाएंगे सर्दियों के बाद। अब जिस मुल्क में 80% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, वहां पे अगर कहीं अमन हो जाए तो हाब के अलावा होता कुछ नहीं है। लिहाजा इंटरनेशनल दुनिया जो है अपनी आके जिम्मेदारी पूरी करे। यहाँ पे जरूरी है, हमारे तो पड़ोस में कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को इसका राइट हो गया सर। अली गौर बलोच साहब, दहशतगर्दी के मामला इस वक्त हैं चीजें, इस पे कम से कम हमें एक होना चाहिए। व्हाट यू सजेस्ट सर, इस चीज के ऊपर कोई हेल्प करेंगे, चीजें करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज का सामना है वो आपको भी पता है कि हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक वीक गवर्नमेंट है। देखिए, बात ये है कि दहशतगर्दी जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली थी जी, उस वक्त तो दहशतगर्दी अरूज पर थी। फिर आपने देखा कि हमारे ही दौर में कराची की रोशनियां बहाल हुई, कराची में अमन हुआ, मुल्क में जो है वो ज़रबे मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में हुई, और आपने देखा कि उससे अमन बहाल हुआ। दहशतगर्दी का ऑलमोस्ट तकरीबन 95% जो था वो खात्मा हुआ। आज आप देख लें, जहां हम कर्जों में घिर गए,
जहां हम करप्शन हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत में बैठे हुए लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। चीनी चोरी का स्कैंडल मैंने तो नहीं बनाया, आटा चोरी का स्कैंडल मैंने तो नहीं बनाया, या हमारी हुकूमत ने तो नहीं बनाया, मैं तो नहीं कहता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि जो इनका वो वजीर है मुराद सईद साहब, उन्होंने किकबैक्स लिए, ब्रॉडशीट केस। चलो जी, अब अली गौहर बलोच साहब, आपकी वॉइस जो है वो नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच गया। हमें एक होकर मुकाबला करना होगा दहशतगर्दी का, क्योंकि ये वो वक्त है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक होकर ही मुकाबला किया जा सकता है, और पॉलिटिकल एक नैरेटिव है उसमें सबको साथ देना होगा मुल्क की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब, अली गौहर बलोच साहब थैंक यू, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा।